नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या। श्री कृष्णा टीवी की खास मुलाकात कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं। जी हाँ, जो शख्सियत हमसे मिलती है वो शख्सियत हमें कुछ न कुछ दे जाती है, जिसकी तलाश हमें किसी न किसी दौर में होती है। तो आज हमारे साथ हैं सीताराम जी अग्रवाल, जिनका नाम जुड़ा हुआ है मंगला सरिया के साथ और अब राजनीति के साथ भी। बहुत खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में मैं सर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और सीधा सीधा आपसे अपने सवालों की झड़ी लगाऊंगी। बिल्कुल कि सर आपने अपना ये कैरियर जो है कैसे शुरू किया, कुछ अपने बारे में बताते हुए मुझे आप ये बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कृष्णा टीवी का और आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा और कृष्णा टीवी को बहुत बहुत सफलता की कामना, या मैं ये कहूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा गोविंद से कि जो आप लोगों का टीवी चैनल है और आप लोग जो इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये एक ऊंचाई के ऊपर पहुँचे। और मुझे बुलाने के लिए पहले मैं तहे दिल से आप लोगों का और आपकी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने पूछा मेरे बारे में, तो एक्चुअली मेरा बेसिक परिचय यह है कि मैं एक बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर मैंने जन्म लिया। यहाँ से 120 किलोमीटर दूर सीकर जिले में एक सब डिविजनल है नीमका थाना, उसके पास एक गांवड़ी गणेश्वर, एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर मेरा जन्म हुआ। और हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जन्म लेने के बाद में लालन पालन भी हमारा उन्हीं परिस्थिति में हुआ। मैंने मेरा कैरियर चालू किया 200 रुपये महीने की कप प्लेट धोने की नौकरी करके मैंने मेरा पहला कैरियर चालू किया। और मुझे सौभाग्य है कि एक लंबा सफर तय करते हुए मेरे ही जीवन के अंदर मैं एक मंगला सरिया का मालिक बन गया। इसमें मैं नहीं, ये तो कटु सत्य है। और विश्वास इसलिए है कि मैं कोई आदिकाल की बात नहीं कर रहा, ये बहुत ही, यहाँ पे मेरा गांव भी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ। और परमात्मा की जिस टीवी चैनल जिस नाम से आपने रखे हैं, मैं इसका उपासक हूँ, मैं इसका सेवक हूँ। मैं भगवान गोविंद के श्री चरणों में डेली मैं नमन करने जाता था, जब तक लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन नहीं लगा था, मंदिर बंद नहीं हुए थे। तो हमको तो सिर्फ अपने आप को एक श्रेय लेने वाली बात है, करने वाला तो हमारा परमात्मा है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं उस परमात्मा की मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर असीम कृपा है, जिन्होंने मेरे को इस लंबे सफ़र तय करने के अंदर मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। एक मंगला सरिया का मालिक, आज एक मंगला सरिया, बीच में कई छोटे मोटे काम किए मैंने, ऐसा नहीं है। मंगला सरिया एक लंबा बिजनेस है, इसलिए मैंने कहा कि एक लंबा सफ़र तय किया। अगर मैं पूरी बात बताऊंगा तो आपके यहाँ पे जितना आपने मेरे को टाइम दिया वो उसी में चला जाएगा। लेकिन सर, मंगला सरिया के साथ साथ आपने अपना कदम राजनीति में भी रखा, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बनाने वाले या तो व्यवसायी और या फिर राजनीतिज्ञ। देखिए, आदमी राजनीति में जब आया मैं, या मैंने अभी चुनाव लड़े, बदकिस्मती से मैं चुनाव हार गया, लेकिन हमने एक मानव जीवन में जन्म लिया है। मैं एक बिलो पॉवर्टी लाइन में पैदा होकर के एक मंगला सरिया का मालिक बन गया। सबसे पहले मुझे मेरी जिम्मेदारियों को सोचना चाहिए। मेरे बच्चे थे, मुझे उनकी शादियां करनी थी, मुझे अपना मकान बनाना था, मुझे उनको मेरे बच्चों को इस्टेब्लिश करना था, बिजनेस के अंदर इस्टेब्लिश करना था। मैंने सारा करने के बाद जब मैं 60 साल का हो गया, तो हमें परमात्मा मानव बनाता है, उसके साथ साथ ये भी कहता है कि आप अपना कुछ अंश समाज को दीजिए। तो मैंने, जब मैं कंपनी से 60 साल का होने के बाद मैंने मेरी मंगला सरिया से रिटायरमेंट लिया, और ये सोच के रिटायरमेंट लिया मैंने मेरे बच्चों को बिजनेस संभाला करके कि अब मेरी बची हुई ज़िंदगी हम समाज को देना चाहते हैं। और मैं
स्वाभाविक है कि मैं बहुत सालों से पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस आई से जुड़ा हुआ था। मुझे सौभाग्य है, मुझे प्राउड है कि जिस कॉलेज के अंदर मेरी एजुकेशन हुई उस कॉलेज की पहली लेक्चरर, महिला लेक्चरर परम सम्मानीय गिरिजा व्यास जी थी, जिन्होंने मुझे एक स्टूडेंट के रूप में देखा और मैंने उनको एक गुरु के रूप में देखा। जब वो यहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट बन के आई तो स्वाभाविक है कि एक शिष्य को उससे बड़ा गर्व नहीं हो सकता और एक गुरु को उससे बड़ा गर्व नहीं हो सकता कि उसका जो पढ़ाया हुआ शिष्य वो आज एक मंगलासरिया का, एक राजस्थान का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो उन्होंने एक मेरे को प्रेरणा दी कि तुमको इसमें थोड़ा सा एक्टिव रोल करना चाहिए, अच्छे आदमियों को राजनीति में आना चाहिए। और उनके आशीर्वाद से उस टाइम तत्कालीन हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं परम सम्मानीय श्री अशोक गहलोत जी, जननायक जो हैं हमारे, उन्होंने 98 में सरकार बनाई थी और ये मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने इनसे मिलाया, क्योंकि वो पीसीसी प्रेसिडेंट थी, आप मुख्यमंत्री थे, तो इनका भी मुझे कितना अच्छा मार्गदर्शन रहा और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे एक हम लोगों को उद्योग एंड व्यापार प्रकोष्ठ गठित करने का एक सौभाग्य मिला। हम लोग गुजरात गए थे, गुजरात के अंदर हमने देखा वहाँ उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ बना हुआ है, जिससे वहाँ के उद्यमियों की समस्या का समाधान सरकार के और उद्यमियों के माध्यम बीच की कड़ी बन के कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया, आदरणीय गिरिजा जी को सुझाव दिया और उन्होंने गठन किया। उस टाइम तत्कालीन एमएलए डॉक्टर केसी चौधरी ब्यावर से विधायक थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया और मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। हम लोगों ने इस प्रकोष्ठ का बहुत अच्छा कार्य किया, जिसके अंदर एक हम लोगों ने जितने हमारे राजस्थान के, भारत के बाहर, चाहेंगे कि जब वो प्रकोष्ठ बना तो उस प्रकोष्ठ से राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी लोगों को इसका बहुत फायदा इसलिए मिला कि हम लोगों ने एक सम्मेलन करवाया। हालांकि उसको सरकार ने ही किया तो सारा सरकार ने, लेकिन हमारा आइडिया हमारा था कि राजस्थान के जितने गए हुए आदमी हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे वो किसी भी देश में हैं, चाहे किसी भी विदेश में हैं, उनको बुला के उनका सम्मान किया जाए। और एक एनआरआई सम्मेलन कराया था हमारे यहाँ पे, जो आज तक का इतिहास है, उससे बढ़िया सम्मेलन नहीं हुआ था। भारत में जितने आदमी जन्मे थे राजस्थान के अंदर, वो विश्व में कहीं भी थे, उनको सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनवाइट किया था। 3 दिन का हमारा सम्मेलन था, आपको ध्यान होगा संध्या जी, इतना बढ़िया सम्मेलन हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है। और माननीय स्वर्गीय श्री नवल किशोर जी उसके संयोजक थे। तो स्वाभाविक है कि देखिए, उद्योग और व्यापार के बिना उन्नति नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूँ कि हमारे जीडीपी का अगर कहीं बढ़ावा है या जीडीपी की कहीं पे योगदान है तो उसमें 2 ही चीज़ हैं। सर्वप्रथम हमारा अन्नदाता जो किसान है, हम एक बीज बोते हैं उसमें 1000 बीज पैदा करता है, एक वो है। और अन्नदाता के बाद में दूसरा है हमारा उद्योग, जिससे हमारे को रोजगार मिलता है, जिससे हमारी सरकार को रेवेन्यू मिलता है, जिससे हमारे को हर चीज़ों की प्रशिक्षण मिलता है। तो ये जो दोनों चीज़ें ही अपने आप में पैरेलल, देखिए जैसे किसान अन्नदाता है वैसे उद्योगपति भी देश का निर्माता है। तो उद्योग और व्यापार को भी हम लोग अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो मैं नहीं मानता कि हमारी, मैं इसको बीच में आपको तो क्षमा चाहती हूँ जी, लेकिन मैं इसके साथ में आपको राजनीति के साथ उद्योग हो गया, किसान हो गया, राजनीति हो गई, सर इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप हमारे राजस्थान को और हमारे देश को वो कौन सा कैप्सूल देने वाले हैं? देखिए, उद्योग, राजनीति और किसान, तीनों चीजें, सारी चीजें मिली हुई है। आज देश जल रहा है। आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है कि हमारा किसान रोड के ऊपर बैठा हुआ है। हमारा बैड लक है। आज हमारे को, मैं ये कहता हूँ कि हमारा राज्य बहुत भाग्यशाली है जिसमें अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री हमको मिले हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य ही कह सकता हूँ। कि अभी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। अभी कोरोना आया, मैं ये कहूँ कि विश्व की बदकिस्मती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि भाई कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये एक जनहित में अपील थी। जितने स्वयंसेवी संगठन थे, जितनी एसोसिएशंस थी,
जितने समाज थे, क्योंकि सरकारी मदद तो बाद में पहुंची थी जी। इन लोगों ने एक मुख्यमंत्री जी की इस आह्वान को कानून समझ करके, मैं कहूं कि उसको मैं ये कह सकता हूं कि उस जो अपील थी उसको उन्होंने दिल में उतार लिया राजस्थान के हर 5.5 करोड़ आदमियों ने। और जिस गरीब के घर में अगर 4 रोटी थी, 1 रोटी बच गई ना, तो स्वयं जाकर के उस स्वयंसेवी संगठन को दे रहा था कि 2 रोटी मेरे नाम की भी रख लो। और लोगों ने इतना काम किया, आखिर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक खिलाफ पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक बिलोंग करते हैं खिलाफ पार्टी से, उन्होंने भी राजस्थान की कोरोना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करनी पड़ी कि राजस्थान के अंदर एक बहुत शानदार काम हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आप किसान हो, मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार का विजन होगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे। पॉलिटिक्स इनके लिए जरूरी है, सरकार इनके लिए जरूरी है। अगर सरकार का सपोर्ट इन तीनों को नहीं होगा, चाहे उद्योग को ले लें, चाहे आप किसान को ले लें, आज हमारा किसान रोड के ऊपर है, या हमारा व्यापारी कोरोना काल के बाद में बिल्कुल रोड के ऊपर है। हम लोगों की भी इतनी डिमांडें हैं कि भाई बिजली में जिस टाइम पे जो बंद रहा उसका कम से कम मिनिमम चार्जेज माफ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाई सरकार। अभी आज जीडीपी हमारी खत्म है, माइनस में आ गई। कारण आप मानते हैं कि आपको ऊपर से इसकी परमिशन नहीं मिल रही, या राजस्थान सरकार के पास इतना कोष नहीं है, या आपको लगता है कि कहीं न कहीं एक राजनीतिज्ञ और एक व्यवसायी दोनों होने के नाते आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि वो क्यों आपका ये सब कम नहीं कर पा रहे हैं, या किसी चीज को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं? सर, हम लोग, मैं चर्चा में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक राजनीतिज्ञ भी हैं और आप एक व्यवसायी भी हैं, और साथ में आपने बात मुझे की किसानों की। आपको क्या लगता है कि सरकार से हमें ऊपर से कुछ नहीं मिल रहा, या कोई कॉम्बिनेशन आप नहीं बिठा पा रहे? देखिए, राज्य सरकारों के पास एक सीमित संसाधन होते हैं। पहले राज्य सरकारों के पास बहुत संसाधन थे, लेकिन जीएसटी लगने के बाद में राज्य सरकारों के सारे अधिकार और सारी रेवेन्यू केंद्र सरकार के पास चली गई। केंद्र सरकार एक समुद्र है और राज्य सरकारें, चाहे वो राजस्थान है चाहे अदर्स है, वो एक तालाब है। जब तक समुद्र का सहारा नहीं मिलेगा, देखिए आपदा है, राज्य सरकार अपना हिस्सा मांगेगी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपदा के अंदर राज्य सरकार ये उम्मीद करती हैं कि केंद्र जो उनके ऊपर सर्वे सर्वा है और आज हमारे संविधान का मालिक भी है, तो केंद्र को हम लोग गुहार करते हैं, रिक्वेस्ट करती है राज्य सरकारें कि हमारे यहाँ ये चीज़ें हमें आवश्यकता है, आप इनको बिल्कुल जांच करवा लें, इसके तह तक जाएं और हमें ये सुविधाएं दिलवाएं, या हमें इतने फंड दीजिए। मुझे लगता है कहीं पे केंद्र सरकार उन राज्यों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही जहां पे अपोजिशन की गवर्नमेंट है। कहीं हम इस चर्चा को बीजेपी या कांग्रेस नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस से नहीं बनाते हुए मैं ये कह रहा हूँ आपको कि उसमें ध्यान नहीं दे रही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो ये कहूंगा कि जब तक केंद्र सरकार का आशीर्वाद नहीं हो सकता राज्य सरकारों के ऊपर, जब तक राज्य सरकारें आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी, मैं तो आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से विनती करना चाहता हूँ, ये इनकी लुकआउट है, हमारी जिनाइन प्रॉब्लम को समझ करके, चाहे वो किसान की हो चाहे वो उद्योग की हो, उसको समाधान करना चाहिए। ये इनका लुकआउट है कि ये केंद्र से लें या कहीं से लोन लें या कहीं से और कहीं से सोर्सेज पैदा करें। आज ये जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, इन समस्याओं को आपको लगता है कि कोरोना काल तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो मध्यम वर्गीय चाहे व्यवसाय ले लीजिए या आप जैसे ऊंचे व्यवसाय ले लीजिए, और जो बिल्कुल खोमचे वाले हैं उनको ले लीजिए, सर आप क्या देखते हैं कि ये लोग अपने आप को कहाँ पाएंगे कोरोना के चलते और कोरोना के बाद भी? देखिए, कोरोना में गरीब आदमी पहले भी वही था, आज भी वही है। जो अमीर था उसको जरक लगा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस जरक को वो झेल नहीं सकता। सबसे ज्यादा मरण हुआ है मध्यम परिवार का, मध्यम वर्ग का मरण हुआ है। मध्यम वर्ग
कर्जे के नीचे आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दे रखा था कि आपकी ईएमआई के ऊपर स्टे है। अभी वो अक्टूबर से स्टे हटा है। अभी आप देखिएगा आने वाला 6 महीने जो है वो भारत के लिए बड़े, मध्यम वर्ग के लिए बड़ी क्रिटिकल है। अगर ये ईएमआई या सरकारों ने कुछ नहीं किया तो एक कोरोना का इफेक्ट अभी 6 महीने बाद में आने वाला है। और ये भी निश्चित मान के चलिए संध्या जी, हमको जीना तो कोरोना के साथ ही पड़ेगा। अभी ये कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। हमें इसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा, हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और कोरोना से हमको एक एक देश के एक एक आदमी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड रह करके हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। कोरोना से तो हमें अपने आप को खुद को तैयार करना पड़ेगा कोरोना से लड़ने के लिए, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। इसके लिए कोई स्ट्रेटजी तैयार की गई? स्ट्रेटजी जो जैसे राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी हुई है, हमें उनका शक्ति से अपने आप को पालन करना चाहिए। क्योंकि जब ये गाइडलाइन बनती हैं तो ये बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट बैठ कर बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई राज्य सरकार ने अपनी मर्जी से बना दिया, केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से बना दी। जो इनकी गाइडलाइन बनी है, ये एक WHO भी शामिल है उसके अंदर, ये विश्व की बीमारी है। तो हमें उसको, हर आदमी की एक जिम्मेदारी है कि उसको शक्ति से पालन करें। जैसे नाइट कर्फ्यू होने के बाद में देखिए कितना हमें रिलीफ मिला है। स्वाभाविक है शादी ब्याह। आप और हम श्री कृष्णा टीवी में बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं कोई मिरेकल हो जाए? देखिए ऐसा है, तीनों लोगों का पालनहार है जिस चैनल का नाम ये है कृष्णा। वो चाहे तो 1 मिनट में ठीक हो सकता है और वो चाहे तो जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना को कम से कम भारत से तो मुक्त करवाए कम से। तो मिराकल तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए एक्चुअली सुपर पावर तो वही है। और इस कोरोना के बाद आपको लगता है, जैसे अभी तो हमने कोरोना की बात की, हमने राजनीति की बात भी की, हमने और सब की, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि इस इंसिडेंट को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ? मुझे पूछते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जिंदगी का कोई वो दौर जिसे आप कभी भुला नहीं सकते और आपको लगता है कि इस क्षण ने, उस पल ने या उस घटना ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, या मैं जब भी बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्षण मेरा मार्गदर्शक है। रियली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत साल पहले की बात है, मैं सोचता हूँ कि 79-80s की बात है, जब हम लोग नौकरी छोड़ के एक आर्मी कैंटीन की तरफ हमने पैर रखा। तो भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति होते थे स्वराज पाल। उनके आसाम में टी गार्डन्स हैं। तो स्वराज पाल आसाम के विजिट करने के लिए पहले बार गए तो वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनसे टाइम लिया और उनसे कहा कि साहब आप हमें 15 मिनट का टाइम दीजिए। तो 15 मिनट का टाइम उन्होंने दिया। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उनकी सेमिनार में चला गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। उन्होंने एक बात कही उसको जो आज भी मैंने मेरे जहन में उतार रखी है। उसी के पीछे मैं कह सकता हूँ कि एक वो मेरे आगे बढ़ने का या मेरे सहनशीलता का एक वो लैंडमार्क बन गया। उन्होंने एक बात कही कि आप जहां खड़े हैं उसकी नेक्स्ट सीढ़ी को देखिए। आप अगर आपको मंजिल चढ़नी है तो आप ऊपर मत देखिए, उस मंजिल को मत देखिए, आप सिर्फ नेक्स्ट सीढ़ी देख करके चढ़ते जाइए। एक दिन मंजिल आपके चरणों में होगी। तो हम लोग बहुत जल्दी महत्वाकांक्षा में आ जाते हैं। मैं ये भी कहूँगा आपको कि मैं नई जनरेशन को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग पैसे कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए बहुत जल्दी महत्वाकांक्षा हमारे अंदर पैदा होती है। हम बहुत जल्दी करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। लेकिन स्वराज पाल साहब की ये बात याद है कि आदमी को अगर नेक्स्ट सीढ़ी ध्यान में रहे तो ये, अगर आपकी मंजिल ऊपर 15 मंजिल भी चढ़ना है तो आपको थकान नहीं होगी, आपको घबराहट नहीं होगी। एक एक सीढ़ी तय करते जाए, मंजिल आपके कदमों में होगी। और वो ही मैंने मेरी जिंदगी में उसके बाद आज तक अपना रहा हूँ कि मैंने कभी छलांग नहीं लगाई, मैं एक सीढ़ी चढ़ता हूँ। लेकिन हम लोग तो आज भी आपको
उस दौर पे तो हमने नहीं देखा, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के तौर पे, एक मंगला सरिया के मालिक के तौर पे, और एक बहुत सारे लोगों के जीवन की गाइड और आपकी सहनशीलता को हमने देखा है, और बहुत से लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। क्या आपने कहा कि आज आपकी सहनशीलता और ये जो चीज़ें आप देखती हैं, व्यवहार, जिंदगी में हम लोगों के पास देने के लिए एक ही चीज़ है, वो है आपका व्यवहार। बाकी हर चीज़ आपके पास आएगी और चली जाएगी, आपके पास कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। एक आपका व्यवहार और एक आपका एक सम्मान मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपके सामने वाला जो भी मेरे पास आता है या मैं किसी के पास जाता हूँ तो मेरे पास एक ही चीज़ है उसको देने के लिए, सम्मान। इसके उपलक्ष्य में मैंने 3 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 चीज़ें अगर आदमी ज़िंदगी में याद रहे तो उसको अहंकार तो नहीं आएगा कम से कम। सर्वप्रथम क्या है कि बड़ा आदमी होना कोई गुनाह नहीं है संध्या, होना चाहिए। बड़ा आदमी होने के बाद में उस आदमी को अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का और अपने भारत का नाम, देश का नाम रोशन करना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खुद को उसको कभी बड़ा खुद को समझना नहीं चाहिए। बड़ा होना गुनाह नहीं है, लेकिन बड़ा समझना गुनाह है। जिस रोज़ आप अपने आप को बड़ा समझने लग जाओगे उस रोज़ आपका पतन निश्चित है, उसी रोज़ से निश्चित पतन हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पैसे वाला होना गुनाह नहीं है। आज हर आदमी एक बात कहता है, वो बहुत बड़ा पैसे वाला है या फलाना है, या उससे कोई, कई आदमी उससे नफरत करते हैं तो कई आदमी उससे प्यार करते हैं उसके पैसे के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पैसे वाला होना गुनाह नहीं है, लेकिन पैसे वाला समझना गुनाह है। आप पैसे वाले बनिए, लेकिन कभी अपने आप को पैसे वाला मत समझिए। जिस रोज़ आप पैसे वाला समझ जाएंगे उस रोज़ आप पतन के दौर के ऊपर चले जाएंगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए भी लागू होती है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आज के युग में 21वीं सदी के भारत के अंदर गरीब मरना गुनाह है। अगर आप गरीब मरते हैं तो उसमें आपके खुद के कारनामों से या खुद की नेचर से या खुद की कार्यशैली से गरीब मरते हैं। इसलिए मैंने ये 3 चीज़ें मेरे जीवन में उतार रखी हैं और मैं सुबह उठते इन 3 चीज़ों को ध्यान दे लेता हूँ। अब आपको सवाल, आपने क्वेश्चन पूछा कोरोना का विश्व के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। आज तक के आज़ाद भारत के अंदर इससे बुरा दौर देश में नहीं आया। अकाल भी आए, हम लोगों ने भी बहुत त्रासदियाँ देखी, भूकंप भी आए, कई त्रासदियाँ आई, लेकिन आज तक के आज़ाद भारत के अंदर हम लोगों ने ऐसी विपत्ति नहीं देखी जो आज कोरोना काल में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको विश्व के लिए कह रहा हूँ कि जब तक ये कोरोना नहीं जाएगा या इसके ऊपर कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक हमारी इकोनॉमी और हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अभी आप देखिए, ब्रिटेन के अंदर एक नया वायरस पैदा हो गया, अभी दोबारा आपकी एयरक्राफ्ट सारी बंद हो गई, ब्रिटेन के ऊपर जाने वाली सभी रास्ते बंद कर दिए। अभी इंडिया के अंदर 50,000 आदमी आए हैं, उन 50,000 आदमियों की जांच हो रही है। अगर उसके अंदर 100, 200, 500 आदमियों के पॉजिटिव पाया गया तो स्वाभाविक है दोबारा एक कोरोना का एक नया रूप आ जाएगा। हम लोगों ने निश्चित तौर के ऊपर इसको कंट्रोल किया है। अगर ऐसे ही रहा ये कंट्रोल हो, और हम यही चाहते हैं कि विश्व शांति के लिए, कोरोना के लिए जो WHO कार्य कर रहा है, या जो देश कार्य कर रहे हैं, या जो राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं, इनको हम शक्ति से पालन करें तो ही हम इससे बच सकते हैं। अदरवाइज तो इसका परिणाम विश्व लेवल पे माने या हमारे देश लेवल पे माने या हमारे राज्य लेवल के ऊपर माने, बहुत खतरनाक परिणाम सामने आने वाले हैं। एक इतना अच्छा मैसेज कि जिन 3 चीजों का पालन करते हुए मैं अपने जिंदगी का निर्वाह करता हूँ, आपने श्री कृष्णा टीवी के माध्यम से जो इतनी अच्छी चीजें हमारे दर्शकों को बताई, और मैं ही नहीं, मेरे दर्शक और मेरी टीम सभी आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अमूल्य समय से अपना ये समय निकाल कर हमें अपना ज्ञान बांटा और अपने जीवन के उन लम्हों को हमारे साथ साझा किया, जिन लम्हों को शायद साझा करने के लिए आपको कभी समय ना मिलता हो। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।